अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक नंबर 3 और प्ले नंबर 3 पे बात करेंगे। बुक 3 प्ले नंबर 3 है द ओयस्टर एंड द पर्ल, सीप और मोती। प्ले नंबर 3 द ओयस्टर एंड द पर्ल, विलियम सारोयान इसके राइटर हैं, जो कि आर्मेनियन अमेरिकन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं और प्ले राइट हैं। स्टूडेंट्स, स्टोरी पे जाने से पहले आपको पता है कि ये जो बुक 3 में जो हम प्लेज़ पढ़ते हैं ये बेसिकली 1 एक्ट प्लेज़ हैं। 1 एक्ट प्लेज़ में जैसे कि हमने प्ले नंबर 1 पे भी बात की थी कि इसमें जो है वो एक्ट जो है यानी कि जो सीन है या लोकेशन है वो एक ही होती है। तो सिंगल एक्ट होता है, सिंगल लोकेशन होती है जिसके गिर्द बेसिकली ये सारा स्टोरी जो है उसकी जो प्लॉट है वो घूमता है। तो सबसे पहले हम करैक्टर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं और फिर जो हम इसकी स्टोरी शुरू करेंगे। करैक्टर्स, सबसे पहले है हैरी वैन ड्यूसन। हैरी वैन ड्यूसन बेसिकली एक बार्बर है, एक हजाम है। और उसके बाद है क्ले लाराबी। क्ले लाराबी एक 9 से 10 साल का लड़का है। क्लार्क, और क्लार्क का बेसिकली ये बेटा है क्ले लाराबी। मिस मैकिचन एक स्कूल टीचर हैं जो सैन फ्रांसिस्को से जो है ना आई हैं इस छोटे से इलाके ओके बाय द सी में पढ़ाने। द मैन, ये करीब से गुजर रहा है ओके बाय द सी इलाके से, ये एक बेसिकली राइटर है। जज एप्पलगार्थ, जज एप्पलगार्थ किसी कोर्ट का जज नहीं है। एक मर्तबा गांव के मेले में इसने कुत्तों को जज किया था, जहां से इसका नाम जो है वो जज एप्पलगार्थ पड़ गया है। वोजक, वोजक एक ऐसा करैक्टर है जो बेसिकली घड़ियाँ को, क्लॉक को और अलार्म वगैरह को जो है ना वो ठीक करता है। ये एक घड़ी साज है और इसकी दुकान में कुछ कीमती मोती भी पड़े हुए हैं। उसके बाद ग्रिली, ग्रिली जो है वो क्ले का दोस्त है। उसके बाद रुखसाना, रूफस और क्लारा, ये तीनों बेसिकली क्ले लाराबी के बहन भाई हैं। तो बेसिकली क्लार्क लाराबी के 4 बच्चे हैं, क्ले, रुखसाना, रूफस और क्लारा। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे मेन करैक्टर्स हैं। और अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गांव है, जो इलाका है वो है ओके बाय द सी। ओके बाय द सी एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी 1000 के करीब है। इस गांव में सारे के सारे लोग गरीब हैं। कोई भी शख्स जो है वो वेल ऑफ नहीं है, यानी कि अमीर या दौलतमंद नहीं है। छोटी मोटी नौकरियां करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं और इस तरीके से अपना गुज़र बसर करते हैं। गांव के कुछ लोग किसी दूसरे इलाके, बड़े इलाके में जाके जो है वो काम करते हैं और फिर चंद महीने काम करके घर लौट आते हैं और बाकी का साल जो है अपने घर में गुजारते हैं। यानी कि गुज़र बसर जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, गांव सारा ये गरीब है। ओके बाय द सी कैलिफोर्निया अमेरिकन स्टेट है, पॉपुलेशन 909। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने जिक्र किया ये 1 एक्ट प्ले है, तो आज के ये प्ले नंबर 3 में ये जो सारा सीन होगा, जो सारा एक्ट होगा वो होगा हैरी वैन ड्यूसन की दुकान में। सबसे पहले जिक्र है हैरी वैन ड्यूसन। हैरी वैन ड्यूसन बेसिकली एक बार्बर है। ये गांव में एक वाहद बार्बर है, वाहद हजाम है जो बाल काटता है। इस गांव में और कोई भी हजाम नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी जिक्र किया है कि चूँकि गांव के लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो ये बाल काटने का $1 चार्ज करता है, कभी कभार आधा डॉलर और कभी कभार 1/4 ऑफ अ डॉलर, यानी कि 1/4 डॉलर का। और यहाँ पे जिक्र ये भी किया गया है कि अगर किसी के पास पैसे ना हों तो ये फ्री में बाल काट देता है। यहाँ पे बताया गया है कि ये दिल का बड़ा अच्छा शख्स है जो कि गांव के लोगों की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए उनके बाल काटता है और मामूली से रकम लेता है, कभी कभार वो भी नहीं लेता। जब स्टोरी शुरू हो रही है, हैरी वैन ड्यूसन बेसिकली जो बार्बर है वो बैठा हुआ है चेयर पे और उसके बाल काट रहा है क्ले। क्ले कौन है? ये क्लार्क का बेटा है जिसकी उम्र जो है वो 9 से 10 साल है। ठीक है, छोटा सा एक बच्चा है। तो यहाँ पे ये भी गुफ्तगू हो रही है कि क्लार्क जो हैरी है, कि हैरी कहता है कि देखो आप मेरे बाल काट देते हो, मैं आपके बाल काट देता हूँ, इसी तरीके से हम कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। क्ले कहता है अच्छा हैरी देखो मैंने ठीक बाल काट लिए हैं आपके। तो हैरी अपने आप को शीशे में देखता है और जो है वो जज करता है कि ठीक तुमने बाल काट लिए, जैसे भी काट लिए तुमने अच्छे बाल काट लिए हैं।
फिर क्ले कहता है लगता है मुझे मैं अच्छा कभी भी हजाम नहीं बन सकूँगा। वो कहता है नहीं, तुमने अच्छे बाल काटे हैं और ऐसे ही हम चलेंगे आगे भी, यानी कि मैं आपके बाल काटूँगा और आप जो है मेरे बाल काटना, क्योंकि उस गांव में और कोई भी बार्बर नहीं है। तो हैरी वैन ड्यूसन बेसिकली एक ही बार्बर है उस पूरे इलाके में। फिर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हैरी वैन ड्यूसन बेसिकली 24 साल पहले इस इलाके ओके बाय द सी में आया था और हमें पता चलता है कि उसने ये दुकान जो है वो $75 की ख़रीदी थी। 24 साल हो गए वो लोगों के यहाँ पे बाल काट रहा है, यानी कि वो हर इस शख्स को इस गांव के बड़े अच्छे तरीके से जानता है। फिर यहाँ पे थोड़ी फ़िलासफ़ी की बात हो रही है। हैरी वैन ड्यूसन और क्ले, वो जो छोटा बच्चा है, उसमें गुफ्तगू चल रही है और हैरी कहता है कि इंसान को हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो करने चाहिए जिससे दूसरों की मदद हो सके और दूसरों के लिए अच्छा जो है वो पैगाम हो सके। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसमें क्या हो सकता है, कुछ इंसान लिख सकता है, कोई धुन जो है वो बना सकता है। फिर यहाँ पे क्ले सवाल करता है कि आपने भी हैरी कुछ इजाद किया है? वो कहता है हाँ, मैंने एक फ़लसफ़ा इजाद किया है। कहता है तुम्हारा क्या फ़लसफ़ा है? वो कहता है मेरा फ़लसफ़ा है टेक इट ईजी वे, यानी कि ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहिए। तो ये बेसिकली हैरी की फ़िलासफ़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पता चलता है कि क्ले जो है, क्ले कह रहा है कि हैरी मुझे अब जो है वो समंदर के किनारे जाना है, बीच पे जाना है, मुझे इजाज़त चाहिए, यानी कि जाना चाह रहा है। तो हैरी वैन ड्यूसन पूछता है कि आपने क्यों जाना है? वो कहते हैं आजकल जो है समंदर काफ़ी कीमती चीज़ें उछाल रहा है सिवाय रकम के। ठीक है, तो वो कहते हैं तुम्हें रकम क्या करनी है, तुम्हें क्यों ज़रूरत है रकम की? तो यहाँ पे जो क्ले है वो बताता है कि मैंने अपने अब्बू को जो है ना वापस लाना है, जो कि घर छोड़ के चले गए हैं, और अपनी अम्मी के लिए एक प्रेजेंट ख़रीदना है, यानी कि गिफ्ट, एक तोहफ़ा ख़रीदना है। तो यहाँ पे हैरी अचानक जो है वो चौंकता है और पूछता है रुकना ज़रा, तुमने क्या कहा, ज़रा मुझे डिटेल से बताओ। तो यहाँ पे फिर क्ले लारा भी जो है वो अपने घर की स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है कि क्लार्क लारा भी, यानी कि जो उनके अब्बा जी हैं, वो कहते हैं कि मेरे अब्बू 1 महीना होने को आया है, घर छोड़कर चले गए हैं। वो पूछता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि मेरी अम्मी की और मेरे अब्बू की जो है ना वो लड़ाई हुई, बहस हुई, लड़ाई हुई, और वो कहते हुए इनफ़ इज़ इनफ़ ये कह के और किचन की दीवार पे लिख गए इनफ़ इज़ इनफ़, और घर छोड़ के चले गए। तो अब लड़ाई की वजह यह हमें बताई गई है कि बेसिकली जो क्ले की अम्मी है वो बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना करने पर अपने हस्बैंड यानी कि क्लार्क लाराबी से झगड़ती थी। तो उसने कहा इनफ़ इज़ इनफ़, और किचन की दीवार पे भी यही अल्फाज लिख गए और जो है ना वो घर छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे क्ले कहता है कि हमें था कि शायद अब्बू जो हैं वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज उन्हें महीना हो गया है, लेकिन अभी तक जो है ना वो वापस नहीं आए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जिक्र हो रहा है न्यूज़पेपर में ऐड का। हमारे जो ओके बाय द सी है, यहाँ पे एक अखबार जो है ना वो रिलीज़ होता है, अखबार जो है ना नशर होता है, जिसका नाम है ओके बाय द सी गल, GULL गल। तो ये बेसिकली एक लोकल न्यूज़पेपर है जो उस इलाके में छपता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैंने वहाँ पे इश्तिहार दिया है अपने अब्बू को कि वो वापस आ जाए। तो हैरी वैन ड्यूसन पूछता है कि तुमने उस ऐड में जो है वो क्या लिखा है? तो क्ले बताता है कि उसमें मैंने ज़िक्र किया है कि अब्बू अगर जब भी ये आप इश्तिहार पढ़ें तो घर वापस आ जाइएगा, हम आपको बड़ा मिस करते हैं। उसके बाद फिर लिखा है कि आपका जो मछलियाँ पकड़ने का सामान है वो भी अपने कमरे में वैसे ही लटका हुआ है, और आजकल जो है शिकार भी काफ़ी ज़्यादा है, और मुख्तलिफ मछलियों के नाम लिखे हुए हैं कि आजकल इन सारी मछलियों का शिकार बड़ा है। तो जब भी आप ये इश्तिहार पढ़ें तो जो है ना घर वापस आ जाइएगा, हम आपको बहुत याद करते हैं। फिर वो जिक्र करता है साथ में मामा, क्ले, रुखसाना, रूफस और क्लारा, यानी कि उसने अपनी अम्मी का और अपने बहन भाइयों का सबका जिक्र किया है। तो हैरी वैन ड्यूसन कहता है ये तो बड़ा अच्छा इश्तिहार है, और यहाँ तक जो है ना वो बात होती है। अब जो है वो क्ले, चूँकि आपको पता है कि वो समंदर के किनारे जा रहा है कुछ चीज़ें ढूंढने जो समंदर ने उछाली हैं, तो क्ले जो है वो चला जाता है, मिस मैकिचन जो है वो आ जाती है। अब मिस मैकिचन जो है बेसिकली
एक स्कूल टीचर हैं, तो वह हैरी वैन ड्यूसन की दुकान में दाखिल हुई हैं और बताती हैं कि मैं मिस मैकिचियन हूँ, जबकि जो वो बार्बर हैं वो बताते हैं कि मैं हैरी हूँ। मिस मैकिचियन कहती हैं कि मैं इस इलाके में नई हूँ। हैरी वैन ड्यूसन कहता है आप जहाँ भी चली जाएं आप नई ही दिखाई देंगी, क्योंकि उनका जो वो लिबास है, जो ड्रेस है, जो बालों की कटिंग है, वो उस इलाके की मुनासिबत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी स्टेट सैन फ्रांसिस्को से आई हैं, एक स्कूल टीचर हैं और जो है अभी उन्होंने ज्वाइन किया है ओके बैदसी में एक स्कूल में। तो यहाँ पे वो पूछती हैं कि अच्छा हैरी मुझे ये बताओ कि मुझे इस इलाके में रुकना चाहिए कि नहीं। हैरी कहता है ये तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। वो अपने अफसरदगी का और परेशानी का इजहार यहाँ पे करती हैं। वो बताती हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े अनरूली हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है और मुझे एक हफ़्ता होने को आया है, अभी तक बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सकी, उनको बता नहीं सकी कुछ। क्यों? क्योंकि बच्चे हर वक्त खेल कूद में और साहिल समंदर पे चीज़ें ढूंढने में जो है ना वक्त गुजारते हैं। ये गुफ्तगू होती है। तो लास्ट में पता चलता है कि हैरी वैन ड्यूसन कहता है कि मेरा तो ख्याल है आप वापस चले जाएं, यहाँ जो है बच्चों को एक बैटल एक्स की ज़रूरत है। बैटल एक्स बेसिकली बदमजाज औरत को कहते हैं, सख्त मजाज औरत को कहते हैं, जो इन पर सख्ती करके इनको जो है ना वो पढ़ा सके। तो यहाँ पे लास्ट में हमें पता चलता है कि मिस मैकिचियन बेसिकली ये डिसाइड करती है वो यहाँ पे रुकेगी, थोड़े पैसों पर गुजारा करेगी, क्योंकि हैरी ने कहा था ना कि आप बड़े इलाके से आई हैं, वहाँ आप ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं, ज़्यादा डॉलर्स कमा सकती हैं। लेकिन मिस मैकिचियन कहती हैं कि वो यहाँ रुकेगी, यहाँ के बच्चों को पढ़ाएगी, सिखाएगी और उनको सही गलत में फ़र्क भी बताएगी। यकीनन ये उसका जो है वो कमिटमेंट है उन बच्चों को पढ़ाने से। अब मिस मैकिचियन जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो क्लार्क लारा भी बेसिकली आता है। क्लार्क लारा भी आता है, मिस मैकिचियन जो हैं वो चली जाती हैं। क्लार्क लारा भी आता है और आते ही पूछता है कि अपने बेटे क्ले के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। हैरी वैन ड्यूसन कहता है कि अभी अभी मेरे पास था, अभी गया है। कहाँ गया है? बीच पे गया है, साहिल समंदर पे गया है। तो वो अपनी जेब से जो है ना 3 नोट निकालता है 10-10 डॉलर के। कहता है हैरी को कि ये आप रख लो और ये क्ले को दे देना, ये ना बताना कि ये मैंने दिए हैं। ये अल्फाज कहते हुए अब वो चला जाता है। जैसे ही क्लार्क जाता है तो एक आदमी जो है वो हैरी वैन ड्यूसन की दुकान में दाखिल होता है। वो दुकान का मुआयना करता है, नज़र जो है वो दौड़ाता है और कहता है कि मेरा जो है वो मेरी जो कार है वो बेसिकली उसका जो है ना वो तेल जो है ना वो तब्दील हो रहा है, तो इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं यहाँ बाल कटवा लूँ। अच्छा, उससे पहले जो क्लार्क लारा भी आया था वो बेसिकली एक ट्रक में आया था जो गैस स्टेशन पे खड़ा है और हमें पता चलता है कि वो सेलिनॉस में चला गया था काम करने के लिए। जब वो घर वालों को छोड़ के गया है वो सेलिनॉस में जो है ना जाके काम करता है। अभी एक ट्रक में आया है जो कि गैस स्टेशन पे खड़ा है। तो जैसे ही वो क्लार्क जाता है वो एक आदमी है जो दाखिल होता है, दुकान का मुआयना करता है और कहता है कि चूँकि मेरी गाड़ी का जो है वो तेल तब्दील हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे कटिंग करवा लूँ, तो आप मेरे जो है ना वो बाल काट दो। तो उसको अप्रन वो पहना देता है और जैसे ही कटिंग शुरू होने लगती है इसी दौरान में मिस मैकिचियन, क्ले, ग्रीली और रुखसाना ये जो है ना वो दुकान में दाखिल होते हैं। मिस मैकिचियन के साथ जो है क्ले, चूँकि आपको पता है कि ये बच्चे समंदर किनारे गए हुए थे, मिस मैकिचियन इनको ढूंढने गई थी वहाँ पे समंदर किनारे। क्ले वही 9-10 साल का लड़का है, इसके हाथ में एक बड़े सी सीप है, ओइस्टर है। और ग्रीली दोस्त है क्ले का जिसके हाथ में एक बोतल है जिसमें समंदर का पानी है। रुखसाना के पास बहुत सी सीपियाँ हैं। अब ये जो ओइस्टर है बेसिकली क्ले का ये दावा है कि इसके अंदर एक बड़ा मोती है भी और एक बड़ा मोती है। यहाँ पे थोड़ी बहस होती है कि सीपियों में तो मोती बनने में यानी कि लाखों में कोई एक सीप में मोती बनता है। मिस मैकिचियन कहती हैं कि इसमें कोई मोती नहीं है और तुम्हें हकीकत को जो है ना मानना चाहिए। आगे से क्ले कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ इसके अंदर मोती है और एक बड़ा मोती है जिसकी कीमत $300 से कम भी नहीं है, क्योंकि $1 होता है 100, एक मोती होता है $100 का, फिर उससे बड़ा होता है $200 का। ये सबसे बड़ा मोती है जिसकी कीमत $300 से कम नहीं है। और यहाँ पे फिर जज एप्पलगार्थ का थोड़ा सा हवाला आता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जज एप्पलगार्थ बेसिकली किसी कोर्ट का जज नहीं है। जज एप्पलगार्थ ने बताया था कि उसने गांव के मेले में एक मर्तबा कुत्तों को जज किया था, तो जहाँ से उसका नाम जज एप्पलगार्थ पड़ गया। वो ये एप्पलगार्थ ने खुद बताया है।
तो यहाँ पे एप्पल गार्ड का नाम इस वजह से आता है क्योंकि जज एप्पल गार्ड कहता है कि उसने कुत्तों को जज किया था, जिसकी वजह से इसका नाम जज एप्पल गार्ड पड़ा। इसी वजह से ये मैं कह रहा हूँ ना कि इसके अंदर एक बड़ा मोती है, तो मेरी बात भी आप मान लें। यहाँ तक बात होती है। अब यहाँ पर वोज़क का जिक्र आता है। वोज़क बेसिकली घड़ी साज है, अलार्म वगैरह ठीक करता है, घड़ियों को ठीक करता है, और उसके पास कुछ कीमती मोती भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात होती है कि क्यों ना हम वोज़क को बुलाएं जो इसको खोल सके सीप को। ये ना हो कि हम इस सीप को खोल लें और ये जो सीप है ये डैमेज हो जाए, यानी कि मोती जो है वो डैमेज हो जाए। फिर यहाँ पे एक वर्कर आता है। वर्कर बेसिकली वर्कर है वो जिसने वो गाड़ी का तेल तब्दील किया है। वो आके उस आदमी से कहता है, जो बेसिकली एक राइटर है, हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिखता है, और वो बताता है कि सर आपकी गाड़ी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, तो आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो वर्कर ये पैगाम देता है। वर्कर जैसे ही पैगाम देता है तो जो वो राइटर है, वो आदमी है, वो अप्रन अपना उतार रहा है। तो हैरी वैन ड्यूसन कहता है कि अब बस थोड़ी देर आप रुक जाएं, अभी मैं जो है ना वो आपकी कटिंग कर देता हूँ। वो कहता है नहीं, आप कितने पैसे लेते हो? वो कहता है कटिंग के मैं $1 लेता हूँ, कभी आधा डॉलर और कभी नहीं भी लेता। तो वो $1 जो है वो जो राइटर है वो निकाल कर देने लगता है हैरी वैन ड्यूसन को। हैरी इनकार कर देता है। वो कहता है सिर्फ अप्रन पहनाने का मैं $1 नहीं लेता, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इसमें कोई हक बनता है अगर आप थोड़ी देर मेरी कुर्सी पर बैठ गए हैं और अप्रन पहन लिया है। वो कहता है नहीं, ये आप ये रख लो। तो वो हैरी को $1 जो है ना वो दे देता है। अब वो दुकान से जब निकलने लगता है, इसी दौरान में वो वापस आता है, और वो जो सीप है, अच्छा इस दौरान में ना ये भी मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ कि जो है वो जो बच्चे हैं वो बेसिकली वोज़क को बुलाने जाते हैं। वोज़क को बुलाने जो बच्चे हैं वो चले जाते हैं, यानी कि क्ले, ग्रीली और रुखसाना वो जो है ना उस वोज़क को बुलाने गए हैं ताकि वो आए और इस सीप को खोले और इसमें से जो है ना वो मोती निकाले। अगरचे इसमें मोती नहीं है मिस मैकिचन के अकॉर्डिंग। तो बच्चे जो है ना वो गए हुए हैं। अब राइटर जो है ना वो वापस पलटता है और वो कहता है वो ज़रा सीप दिखाना, क्योंकि क्ले जब और वो बच्चे जब गए थे ना वोज़क को बुलाने, तो वो जो ओस्टर था वो बेसिकली हैरी वैन ड्यूसन को थमा गए थे। हैरी वैन ड्यूसन ने उसको अपने कैबिन में रख लिया था। तो अब वो राइटर को देता है वो, और राइटर जो है ना वो उसको देख रहा है, और साथ में वो बात करता है कि जो है एक बड़ी जो है ना एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ईजाद किया है जिसको कहते हैं सेफ्टी रेज़र, जिसकी कीमत बेसिकली जो है $295 है। और यकीनन ये हेयर कटिंग में एक अहम जो है ना इंस्ट्रूमेंट साबित होगा आने वाले वक्तों में। तो इसी दौरान में जो वोज़क है वो बच्चों के साथ जो है ना वो आ जाता है। किस मकसद के लिए? यकीनन ये उस सीप को खोलने के लिए आया है। यहाँ पे गुफ्तगू होती है कि इसके अंदर एक बड़ा मोती है। मिस मैकिचन कहती हैं कि खाम खा के लिए हम बहस कर रहे हैं, इसके अंदर कोई मोती नहीं है, जबकि क्ले का मानना है कि इसके अंदर मोती है और बड़ा मोती है जिसकी कीमत $300 से कम नहीं है। इसी दौरान में जो राइटर है, वो जो आदमी है, वो कहता है कि मैं ये सीप जो है ना ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है मिस मैकिचन और वोज़क हैरान रह जाते हैं कि इसके अंदर तो मोती नहीं है। वोज़क और मिस मैकिचन कहती हैं कि क्यों ना हम इस सीप को खोल लेते हैं और यकीनन अगर मोती होगा तो आप ख़रीद लीजिएगा। तो आगे से राइटर कहता है कि नहीं, मुझे इसी हालत में ये जो सीप है ये चाहिए। तो वो जो है ना वो रख लेता है उसको। जो है ना वो आगे से क्ले पूछता है हैरी से, हैरी इसकी कितनी कीमत होगी? $300 होगी ना? हैरी आगे से सर हिला देता है, जी $300 होगी। तो राइटर जो है वो $300 क्ले के हाथ में जो है ना वो पकड़ाता है, और $300 यकीनन एक बड़ी अमाउंट है। और जो राइटर है वो उस सीप को लेके जो है ना वो चला जाता है ख़रीद के। उसके बाद जो है वो जो हैरी वैन ड्यूसन है क्ले से कहता है कि क्ले ऐसा करो, ये $300 अपनी अम्मी को जो है ना वो जाके दे दो। तो बच्चे और वो जो क्ले $300 लेके वो दुकान से जो है ना वो निकल जाते हैं। और जैसे वो निकलते हैं तो क्लारा भी आ जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके इल्म में है कि क्लारा भी $30 जो है ना वो दे के गया था। जाते हुए एक अखबार पढ़ा था जिसका नाम था ओके बाय द सी गर्ल। ये बेसिकली स्टूडेंट्स वही अखबार था जिसमें क्ले ने इश्तिहार दिया हुआ है। तो वो जाते हुए जो है ना वो अखबार उठा लिया था। हैरी ने कहा था हाँ ये आज का ये अखबार है, इसको पढ़ लेना। तो वो दोबारा जब वो गैस स्टेशन पे जाता है, ट्रक में बैठता है, तो वो जा रहा होता है सेलिनॉस। तो वो अखबार पढ़ रहा है, अभी 10 मील पहुंचता है। वो बताता है कि मैं 10 मील पहुंचा था जब मुझे ये ऐड एक मिला जो कि मेरे बेटे क्ले ने जो है ना वो दिया था। तो मैंने फ़ैसला किया है वापस लौटने का। तो ये वापस हैरी की दुकान में जो है ना आ जाता है और पूछता है कि आपने $30 दे दिए हैं क्ले को? वो कहता है कि नहीं, मुझे इसका मौका नहीं मिला।
तो यहाँ पर जो है ना वो कहता है कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं जो है ना अब बता दूंगा अपने घर वालों को, और इस तरीके से मुझे नहीं जाना चाहिए था घर छोड़ के, लेकिन बहरहाल मैं अब काम तो सेलिनॉस में ही करूँगा, लेकिन मैं जो भी जमा पूंजी हुआ करेगी मेरे पास वो मैं अपने बच्चों को दे दिया करूँगा। तो क्लार्क लारा भी वापस लौट आता है। उसका ट्रक 10 मील गया था जब उसने इश्तिहार पढ़ा, अब वो फ़ैसला करता है कि मुझे अपने बच्चों के पास लौट जाना चाहिए। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी यकीनन यहाँ पे बेसिकली ये प्ले तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात होती है, क्लार्क लारा भी हैरी वैन ड्यूसन से कहता है कि मेरा इरादा है कि सुबह जो है वो साले समंदर पे जाया जाए, और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ चलोगे ना। तो हैरी वैन ड्यूसन कहता है जी ज़रूर मैं चलूँगा। वहाँ बेसिकली ये शिकार के लिए जाना चाहते हैं, प्लानिंग फॉर फिशिंग, ठीक है। इसके साथ ही द ऑयस्टर एंड द पर्ल जो है ना अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो यकीनन थीम क्या है स्टूडेंट्स? थीम यकीनन यही है कि अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है कि दूसरों के लिए जिया जाए। अगर हम थोड़ा गौर करें, क्लार्क लारा भी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो घर छोड़ के जो गया हुआ था वो भी जो है ना वापस आ जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है मिस मैकिचन सेक्रीफाइस करती है जो कि ज़्यादा डॉलर कमा सकती है एक बड़े शहर में जहाँ से वो आई है, सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन वो कमिटेड है कि वो यहाँ ठहरेगी भी और यहाँ के बच्चों को जो है ना पढ़ाएगी भी और उनको सही और गलत की तमीज़ भी जो है ना वो बताएगी। फिर यहाँ पे हैरी वैन ड्यूसन के बारे में बताया गया है कि वो $1 चार्ज करता है, लेकिन जो कि गाँव के लोग गरीब हैं तो वो $1/2 $1/4 जो है ना वो चार्ज करता है, और कभी कभार फ्री में जो है ना वो कटिंग कर देता है। और इस तरीके से बेसिकली, और फिर सबसे बढ़कर जो राइटर हैं जो $300, उसे पता है कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है, पर्ल नहीं है, लेकिन वो बेसिकली इस पर्ल कोई नहीं खरीद, इस सीप कोई नहीं खरीदता, बल्कि वो सारी इस कहानी को जो है ना वो ख़रीद लेता है। तो यकीनन थीम यही है कि अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्ले नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम पे आते हैं। क्राउडेड होता है लदा होना, भरा होना, पैक्ड। जंक कूड़ा क्रिकेट को बोलते हैं, रबिश। पुट ऑन पहनना, वियर। स्टफ चीज़ों को बोलते हैं, थिंग्स। वाशअप होता है उछाली हुई, थ्रोन अप। क्लोजेट स्टोर रूम वगैरह को, कमरे को बोलते हैं, कैबिनेट कह लें। पैरासोल अम्ब्रेला। प्रीज्यूम फर्ज करना, एज्यूम। शीयर्स कैंची को बोलते हैं। इमिटेशन नकली, आर्टिफिशियल। असॉर्टमेंट कलेक्शन या सेट को बोलते हैं। नंबो जंबो मीनिंगलेस या सेंसलेस। बैटल एक्स बदमिजाज या सख्त मिजाज औरत के लिए इस्तेमाल होता है, डोमिनेटिंग कर लेते हैं। सैचल बैग को बोलते हैं। सेकंड लास्ट है कर्टेसी हमारे पास पोलाइटनेस। लास्ट है हमारे सेंटिमेंटल, इमोशनल, जज्बाती। ये स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी हो गए, और इस तरीके से हमारा प्ले नंबर 3 अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।